Okay, so hey guys, welcome back to my YouTube channel AG Studies, and in this video we are going to start with class 8 chapter 1 that is crop production and management. So any further delay, let's begin with the video. Okay, so let's start with the chapter. So here is Paheli and Bhuju went to their uncle's house during the summer vacation. तो पहेली और बूजू दो भाई बहन हैं, या फिर हम बोल सकते हैं दो बच्चे हैं जो कि अपनी समर वेकेशंस में अपने अंकल के घर गए हैं। अभी उनके जो अंकल हैं वो एक फार्मर है। वंस डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शवल, प्लग एक्सेट्रा इन द। तो एक दिन क्या होता है, पहेली और बूजू होते हैं वो कुछ टूल्स देखते हैं और उस फील्ड में, उस खेत में, जैसे कि सिकल, शवल, प्लग, खुरपी, तो ये सब और भी बहुत सारे वो टूल्स देखते हैं जो कि हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नाउ यू हैव लर्न। सो अभी यहाँ पे पहले ये बता रखा है कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। अभी हमें ये भी पता करना है कि ये टूल्स जो है वो कहाँ से और कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। हर एक लिविंग बीइंग को, जैसे हमें फूड की बहुत नीड होती है जिससे कि हमें एनर्जी मिले एंड हम अपना डेली वर्क कर सकें। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो फूड है वो खुद ही बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या तुम बता सकते हो कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना जो फूड है वो कैसे बनाते हैं। तो हमने सबने पढ़ा है कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। ओके, सो नाउ here is animals including humans and can not make their own food. Animals और humans अपना फूड खुद नहीं बना सकते। ओके, वो डिपेंड रहते हैं हमेशा प्लांट्स पे। नाउ बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट। अभी हमें सबसे पहले ये सब पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें फूड क्यों चाहिए रहता है। यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, excretion. Okay, तो देखो हमें सबको पता है कि जो फूड है उससे हमें एनर्जी मिलती है जो कि ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि वो अपने जो बॉडी फंक्शंस है जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, तो उन सब को वर्कआउट अच्छे से कर पाए। ओके, एंड हमें फूड कहाँ से मिलता है। सो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही हमें फ्रूट्स मिलते हैं। जैसे कि प्लांट्स से हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिल जाते हैं, तो एनिमल्स से हमें मिल्क मिल जाता है, एग्स मिल जाते हैं एंड other things. So now here is, since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country. तो जैसे कि हम सबको फूड चाहिए रहता है, तो हम बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जो हमारे कंट्री में हैं तो उन तक कैसे फूड को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। जो फूड है वो हमें बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है, सो दैट सब तक पहुंच सके खाना। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर production, proper management and distribution of food is necessary. Okay, so now let's talk about our first topic, that is agriculture practices. Okay, तो हमें इधर बता रहा था कि एग्रीकल्चर आया कैसे। तो टिल 10,000 BC people were nomadic। जो 10,000 BC थी
उधर तक तो पीपल एकदम नॉर्मली थे। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. अभी जो है क्या था, बहुत सारे ग्रुप्स होते थे पहले जो है पीपल के, जो कि प्लेस टू प्लेस जाके खाने की तलाश में रहते थे और घर की तलाश में रहते थे। वो जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं वो खाते थे, और फिर उन्होंने हंटिंग करनी शुरू कर दी थी एनिमल्स की, जिससे कि उन्हें फूड मिल सके। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, wheat and other food crops। फिर धीरे धीरे उन्होंने कल्टिवेट करना शुरू किया, है ना, क्रॉप्स उगाने शुरू किए, जैसे राइस, व्हीट और भी अदर जो फूड के क्रॉप्स हैं उनको लिया। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर का बॉर्न हुआ, ठीक है। एग्रीकल्चर ऐसे आया था। अभी हम सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में सबसे मेन चीज़ क्या है, क्रॉप। हम क्रॉप के बारे में करेंगे। तो क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है, तो when plants two of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called a crop। जब सेम तरीके के एक ही तरीके के जो प्लांट्स हैं वो उगते हैं और कल्टीवेट होते हैं एक ही जगह पर एक लार्ज स्केल में, तो हम उसे क्रॉप कहने लगते हैं। ओके, वीट होती है, जो वीट का क्रॉप होता है तो वो कौन से खेत में उगेगा, वीट वाले खेत में ही उगेगा, है ना। तो हम ये एक तरीके से क्रॉप होता है। ओके, नाउ अभी ये तुम्हें ये सब तो आप सबको ये तो पता होगा दैट जो क्रॉप्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, क्रिसेस हो सकता है, क्रीरेल्स जो है वो दालें होती हैं, जो दाल होती है ना, पल्सेस, वो सब। ओके, एंड जो ये क्रॉप्स हैं वो अलग अलग सीजन्स में भी ग्रो होती हैं, उनकी एक सीज़न होता है जिसमें वो उगती है। ओके, और जो इंडिया है वो एक वास्ट कंट्री है, ठीक है, और उसका क्लाइमेट कंडीशन क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब के सब किस पे बेस होते हैं, एक क्रॉप पे, कि क्रॉप ये तीन चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ओके, सुना एक कुछ टाइप्स की क्रॉप्स भी होती है जो कि हम अब इधर पढ़ेंगे, जो कि सीजन्स के बेसिस पे होती हैं। ओके, जैसे कि इधर बता के मैं खारिफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खारिफ क्रॉप्स के बारे में। तो ओके, सो नाउ खारिफ क्रॉप्स। सो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स हम मॉनसून सीज़न में उगाते हैं तो हम उन्हें खारिफ क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। और इंडिया में जो रेनी सीज़न होता है वो जून और सितंबर इनके बीच में ही ज़्यादातर रहते हैं, ये ठीक है, रेनी सीज़न। और खारिफ क्रॉप्स के अगर हम एग्जांपल देखें तो वो होते हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन और भी एग्जांपल होते हैं। ओके, सो अभी जो है हम देखते हैं रबी क्रॉप्स के बारे में कि रबी क्रॉप्स क्या होती हैं। तो द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में ग्रो की जाती है तो हम उसे रबी क्रॉप्स कहते हैं। और इनका टाइम पीरियड क्या होता है, तो इनका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, मतलब जो अभी मार्च चल रहे हैं सो यही होता है, जैसे अभी मार्च चल रहा है तो फिर यही होता है रबी क्रॉप का, इधर इस टाइम रबी क्रॉप्स होती हैं। ओके, तो और एग्जांपल्स अगर हम रबी क्रॉप्स के देखें सो वो होते हैं जैसे वीट हो गया, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड। ओके, और बहुत सारी जगहों पे
समर के टाइम भी रबी क्रॉप्स उगाई जाती है, उसमें आता है पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। ओके, नाउ वी हैव completed with our this topic, that is our agricultural practices. Now we are going to start with basic practices of crop production. Okay, there are some basic things that we do when we are cultivating a crop. Okay, नाउ हमारे पास अगर एक क्वेश्चन आ गया है कि वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। अभी विंटर सीजन में हम पैडी को क्यों नहीं ग्रो कर सकते हैं? सो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होता है जो पैडी होती है ना, उसे बहुत सारा वाटर चाहिए रहता है, तो इसलिए वो रेनी सीजन में ग्रो करती है। ओके, so now let's talk about the basic practices of crop cultivation. तो basic practices ना इसकी ये होती है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम किसे बोलते हैं। ठीक है, now these activities और टास्क, कौन सी एक्टिविटीज और टास्क जो कि हम इधर पढ़ेंगे इसमें, कि जिसे हम किसे क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। सो नाउ हम कल्टीवेट करते हैं क्रॉप्स को, तो हम जो प्रोसेस होते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स की, सो हम उन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ओके, और क्या होते क्या है वो एक्टिविटीज़, क्या होते हैं वो टास्क जो कि हमें करने होते हैं क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए, तो वो ये सब होते हैं। टोटल 7 स्टेप्स हमें करने होते हैं एंड देन इट इज़ कम्प्लीटेड विद क्रॉप कल्टीवेशन। तो वो क्या होते हैं, वो 7 क्या होते हैं? तो फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को हमें प्रिपेयर करना होता है जिससे कि हम उसमें सीड को प्लांट कर सकें। Then next is sowing, means को बीज को बोना। थर्ड इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ मतलब मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र को ऐड करना उस क्रॉप में जिससे कि उनमें कीड़े ना लगे, ओके, इंसेक्ट्स ना लगे, फ्रॉम मैन्योर इंसेक्ट्स। ओके, तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि जिससे कि फ्रॉम प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम इंसेक्ट्स। नाउ फोर्थ इज इरिगेशन, नाउ कि वाटर को सप्लाई करना, ओके, टू क्रॉप्स। देन फिफ्थ इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, नाउ अभी अनवांटेड प्लांट्स जब ग्रो हो जाते हैं तो उनमें उससे प्रोटेक्ट करना। देन सिक्स्थ इज हार्वेस्टिंग, क्रॉप्स जब पूरे अच्छे से कल्टीवेट हो जाती है देन उसे हम काट देते हैं, वो उस फसल को, अच्छी फसल को, हार्वेस्टिंग। देन सेवन्थ है लास्ट स्टेप इज स्टोरेज, हम उसे स्टोर करके रख देते हैं फॉर लेटर यूज़। ओके, तो ये कुछ 7 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन करनी है सॉइल की। ठीक है, अगर जितनी फर्टाइल सॉइल होती है उतने ही अच्छे से हमारे क्रॉप्स ग्रो करते हैं। सो दैट्स वाई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, और ये सबसे बेसिक थिंग होती है जो कि हम करते हैं। नाउ फॉर डूइंग दिस full process, that is preparation of soil, we use some agriculture implements, okay, or we can say some tools. So what are the tools? 1 minute. Okay, so what are the tools that we use? The tools are, first is upper plow, okay, the second is hoe, third is cultivator, okay, so these are
three types of tools that we use in to do this process. तो फर्स्ट हमारा प्लग है. तो अब ये किस लिए यूज़ होता है? तो ये बहुत ज़्यादा एंशियंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है. ओके, फ्रॉम रिमूविंग weeds also, from scraping soil. So for these things, adding fertilizers to the crops. So for these things we use plough. Okay, now in the plough, the main part of the plough is a long log. Okay, you all know, if you have seen a long log of wood, that we call it plough shaft. Okay, yeah, the plough shaft, we can say it. Okay, so this is important. And plough contains a strong triangular iron strip called plowshare. Okay, these are two important things that you must know. Now the second is hoe. It is a simple tool, okay, that we use for removing weeds and loosening soil. And what is the process when we are loosening and turning our soil? It is known as plugging, or we can say tilling. Okay, this is process when we loose up and turn the soil. Okay, now this is the hoe. The third one is cultivator. Cultivator nowadays we are using cultivator in the tractors. You can see the image here, in which the beside the tractor, okay, there is one tool from which, okay, that it is using. It is known as cultivator. Now it also saves our time and also labor. Means the work we do hard work for it. So it saves our time and our hard work. Now the third process is sowing. Means second process is sowing. So sowing is most important part of crop production. Okay. गुड क्वालिटी के सीड्स सेलेक्ट किए जाते हैं जिससे कि हम उन्हें बो सकें एंड उन्हें उगा सकें. ओके, so this is the sowing part. There is one traditional tool that we use, that is used to sow seeds. It is like a funnel shape in which we fill seeds and put it. Okay, now जिसका नाम होता है सीड ड्रिल. ओके, इसका मतलब इसका नाम क्या होता है? सीड ड्रिल होता है इसका नाम, जो कि हेल्प करते हैं. देखो, ये होता है सीड ड्रिल. जो आप इमेज अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, तो यही होती है हमारी सीड ड्रिल. that you have seen beside the tractor. Okay. Now the third process is adding manure and fertilizers. हम manure और fertilizers add करते हैं जिससे कि जो हमारे क्रॉप्स हैं वो इंसेक्ट्स ना लगे उन पे, वो हेल्दी रहे. ओके, सो ये सब. और एंड manure is more useful than fertilizer and less harmful than fertilizers. Okay, fertilizers are more harmful for us and crops also, but it prevent because fertilizers is being made in only factories, and manure we made it myself only. Okay,
Manure is an organic substance that we use that is obtained from decomposition of plants and animal waste. इधर लिखा भी हुआ है आपकी बुक में ये. Here you can see it. Okay. कि हम एक फार्मर्स जो है क्या करते हैं, वो एक गड्ढा बना देते हैं जिसके अंदर वो सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है, लाइक पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो वो उधर वो ह्यूमन वेस्ट एंड ऑफ कोर्स द ह्यूमस फ्रॉम मैन्योर वी गेट ह्यूमस. ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट. Now this is full here. Now we should know what is the difference between fertilizer and manure. Okay, first fertilizer. Fertilizer is an inorganic substance. Fertilizer is prepared in factories. Okay, and also fertilizer do not provide any type of humus to the soil. Okay, and also fertilizers is rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. And now manure is a natural substance that is obtained from decomposition of cattle dung, human waste, plant residues. Now manure is prepared in the fields, okay, and fertilizer is prepared in the factories. Manure provides us lot of humus to the soil. Manure is less rich in plant nutrients. Okay, it is less rich, and fertilizers is very rich in plant nutrients. This is the difference between fertilizer and manure, that is very much important, and it can also come in your paper. Okay, now let's see some advantages of manure. So what are the advantages? It enhances the water holding capacity of the soil. It makes soil porous, due to which exchange of gases becomes easy. ओके, मैन्योर जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल की होती है उसे बढ़ा देता है, और जो गैस को एक्सचेंज करते हैं प्लांट्स, लाइक प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो एक्सचेंज करता है वो गैसेस वो ईजी बन जाती है थ्रू मैन्योर. It increases number of friendly microbes. Microbes are of two types, also harmful, also friendly, that you know in your second chapter of science. Okay, and you know only this thing, that friendly microbes are increased in plants due to manure. Okay, and also manure improves the texture of soil. These are some advantages. Now irrigation. Let's talk about irrigation. Irrigation, you all know what is irrigation. जब हम water supply करते हैं to plants, that is known as irrigation. Now sources of irrigation. So the sources of irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. Okay, these are some sources of irrigation. Now traditional methods of irrigation. There are some traditional methods of irrigation. So what are that? So the water is available in wells, lakes and canals, that is being lifted up and gone to plants. Okay, और ये less efficient होता है but cheaper ये method. Okay, but traditional ways क्या होते हैं? और भी traditional ways होता है, जैसे पुली सिस्टम, जैसे हम मोट कहते हैं, चेन पंप,
ओके, ये आपको मैं वो दिखा देती हूँ इमेजेस. सो यू कैन सी वन इमेज दैट इज ऑफ मोड. तो ऐसे करके होता है. ये चीपर रेट का होता है बट इट इज़ ऑल्सो लेस एफिशिएंट. ओके, एंड दिस इज ऑफ चेन पंप जिसमें ये होता है, इसके थ्रू जाता, इस चीज़ के थ्रू हम जाता है, वाटर सप्लाई होता है. ओके, नाउ ये और भी हमारे हैं जैसे कि फ्रॉम दिस टाइप. ओके, फ्रॉम दिस टाइप. तो ये सब होता है. ये राहत इज अ वन लिवर सिस्टम. ओके, एंड वाटर लिफ्टिंग इज कॉमनली यूज बाय पंप्स ओनली. ओके, नाउ पंप्स अब कैसे चलते हैं. तो पंप्स को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं डीजल का, बायोगैस का एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी. इन चार चीज़ों का हम यूज़ करते हैं टू रन अप पंप्स. ओके, नाउ मॉडर्न मेथड्स. अब हमने यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़े थे, अब यहाँ पे हम मॉडर्न मेथड्स पढ़ेंगे इरिगेशन के. नाउ मॉडर्न क्या है मेथड्स. तो सबसे पहली जो है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम. ये मोर यूजफुल होता है अनइवन लैंड पे और सफिशिएंट होता है वाटर के लिए. सफिशिएंट वाटर इसमें होता है, यूज़ होता है जहाँ पे, और ये सिस्टम ऐसी जगहों के लिए होता है जहाँ पे वाटर की कमी होती है. ओके, नाउ सेकेंड इज अवर ड्रिप सिस्टम. नाउ इसमें क्या होता है, जो है वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल होता है, ठीक है, रूट्स की पोजीशन पे, इसलिए हम इसे ड्रिप सिस्टम बोलते हैं. और ये बेस्ट टेक्निक्स है हम फ्रूट्स प्लांट जो होते हैं, गार्डन्स, ट्रीज होते हैं, इन सबको वाटर प्रोवाइड करने की. इट इज़ द बेस्ट टेक्निक. ओके, और ये सिस्टम्स जो है हमें क्या प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, जो कि प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप ही गिराते हैं, नहीं तो कितना सारा पानी वेस्ट हो जाता है. ओके, इसलिए वाटर वेस्ट इसमें नहीं होता है ज़्यादा. नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. अब ये वाला, अभी हम मतलब वीड्स को, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उसको जो है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और सारी जो क्रॉप उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक, ठीक है, नेचुरली ग्रो होते हैं वीड्स. ओके, तो हम वीड्स को रिमूव करने के लिए वीडिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं. ओके, एंड वीड एक हम केमिकल यूज़ करते हैं सो दैट जो भी वीड्स हैं वो किल हो जाए. ओके, यहाँ पे ही लिखा हुआ है. एंड यू कैन सी वन इमेज हियर of spraying weedicide. Weedicide is one of the chemical spray that we use like आप फर्टिलाइज़र की तरह ही समझ सकते हो, ये भी फर्टिलाइज़र की तरह ही होता है. ओके, नाउ हार्वेस्टिंग क्या होता है. हार्वेस्टिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, ठीक है. हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो क्रॉप बहुत अच्छे से उग जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो हम उसे कट आउट कर देते हैं, तो हम उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं. ओके, एंड हम जो है हार्वेस्टिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारी कंट्री में हम क्या यूज़ करते हैं, सिकल यूज़ करते हैं. सिकल कैसे दिखता है अगर आपको नहीं पता, ओके, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि सिकल कैसे दिखता है, कैसा होता है, सो आई विल टेल यू कैसे दिखता है वो. नाउ यू कैन सी हेयर,
it's a sickle. And we also use one machine. We can use also one machine that is called harvester. Okay, now अभी जो है हम ग्रेन सीड जो होती है और जो शाफ होता है, तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं. इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं. नाउ अभी कैरिड आउट, मतलब ये जो सब हम सेपरेट कर देते हैं तो वो कैरी आउट भी किया जाता है, वो है ना. तो हम उस मशीन, वो एक मशीन की हेल्प से होता है. हम उस मशीन को क्या कहते हैं, कंबाइन. ओके, और जो कि यहाँ पे हमने लिखा ही हुआ है. नाउ और हम ये भी यूज़ करते हैं, फार्मर्स जो होते हैं ना, जो कि छोटी छोटी लैंड्स के होते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक मशीन को ख़रीद सकें, तो वो ये वाला करते हैं सेपरेशन करने के लिए, ग्रेन और शेफ के सेपरेशन करने के लिए वो इस मेथड का यूज़ करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड विनोइंग. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज विनोइंग. और विनोइंग मशीन कैसी होती है वो देखो, ऐसी होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम ग्रेन्स डालते हैं एंड जितना भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू ऑफ हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं लेयर के साथ. अभी स्टोरेज, अभी जो स्टोरेज है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है. हमें जो क्रॉप्स है जो हमने उगा लिए है उसको लॉन्गर टाइम के लिए, बहुत टाइम तक के लिए एकदम सेफ, इंसेक्ट से दूर, है ना, इंसेक्ट से दूर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखने के लिए हमें उसे एक जगह पे स्टोर करना पड़ता है. सो इसलिए ही स्टोरेज प्रोसेस भी किया जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. ओके ना, एंड स्टोर कहाँ पे किया जाता है, तो अगर आप सब ना पता हो कि स्टोर कहाँ पे किया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइलॉस एक टाइप की मशीन होती है जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं ग्रेप्स को. एंड आप इसकी इमेज भी देख सकते हो. ओके नाउ, और हम ग्रेनरीज में भी करते हैं, जो कि आप अगर आप किसी फार्म से वो बिलोंग करते होंगे ना, सो यू ऑल नो अबाउट दिस. ओके नाउ अभी जो है, अभी हम अपना लास्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज़ फूड फ्रॉम एनिमल्स. ओके, अभी हमें एनिमल से फूड मिलता है. इधर हमें एक टेबल दे रखी है, हमें इसे कंप्लीट करना है, ठीक है. हमें अपने नोट में आप कर सकते हो फूड एंड उससे क्या सोर्सेज किस सोर्स से वो हमें फूड मिल रहा है. वो इधर सिर्फ एनिमल्स मिल्क का लिखा हुआ है. मिल्क कहाँ से मिलती है, गोट से मिलती है, काऊ से मिलती है, बफेलो से मिलती है, कैमल से मिलती है ना. तो वो सब. नाउ अभी जो है हम लास्ट टॉपिक अपना करने वाले हैं, दैट इज़ अवर फूड फ्रॉम एनिमल्स. ओके, इसमें क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल you must have seen that like plants, animals also provide us with different kind of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. Okay, and fish भी, बहुत सारे लोग फिश भी खाते हैं, है ना. उनके एक डाइट में होता है कि जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं ना लोग, वो फ़िश खाना पसंद करते हैं, वो फिश खाते हैं. ओके, in the previous classes you have learned about the food that we obtain from plants. हमारी जो पिछली क्लास है, जैसे कि 6th हो गई, 7th हो गई, उसमें हमने क्या पढ़ा होगा कि हमें प्लांट से किस किस तरीके के फ्रूट्स मिलते हैं. ओके, we have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of weeds, sowing, etc. जैसे अभी हमने पढ़ा कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होती है ना, तो हमने देखे थे कितने सारे स्टेप्स होते हैं.
Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. ऐसे ही जो हमारे घर पे एनिमल्स होते हैं, हम अपने घर पे पालते हैं, या फिर जो फार्म्स में एनिमल्स होते हैं, हमें उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी होती है, केयर करनी होती है ना. उन्हें शेल्टर देना पड़ता है, फूड, प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर उनकी करनी पड़ती है. ठीक है. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. Now, अगर हम यही चीज़ बहुत ही लार्ज स्केल पे करने लग जाए, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करने लग जाएं, तो हम उसे क्या कहेंगे? एनिमल हस्बैंड्री. ओके. नाउ इधर लिखा हुआ है हमें फ़िश के बारे में बताइए कि फ़िश जो है बहुत ही अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए. और we get cod liver oil from fish which is rich in vitamin D. हमें फ़िश से कॉड लिवर ऑयल मिलता है जो कि विटामिन डी में बहुत ज़्यादा रिच होता है. ओके. So yeah guys, this is it for this video. Hope you like it. If you like it, so please give it a big thumbs up. और अगर आपको इसकी बैक एक्सरसाइज भी चाहिए, so tell me in the comment section below. Okay, so bye bye. Meet you in the next video with another chapter. Bye bye.